या अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस के फिजिक्स के अंदर तो रहता नहीं है, इंटर के अंदर मैंने पूरा पढ़ाया इंटर आपको, और जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी मैंने 2 बजे आपको पढ़ाए थे। चैप्टर 15 मैंने अभी फिर दोबारा भी पढ़ाया है। तो अगर ज़रूरत पड़ी और जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर हम चैप्टर 15 या चैप्टर 16 के ऐसे टॉपिक्स जो हमने सुबह में नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे, और उसके लिए फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि अगर अभी पीएमटीसी रिस्टोर भी होती है तो मे भी ये जो है वो टेस्ट आपकी नवंबर तक जो है वो आगे चली जाए या दिसंबर तक जाए। ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में नहीं होगी, हो सकती है। तो आपके पास फिर भी सफिशिएंट टाइम होगा, इसलिए उसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है उनके भी जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो टीचर्स आपको पढ़ा देंगे जो सिंध से रिलेटेड होंगे, या फिर उसके बाद भी देखेंगे कि पीएमटीसी जो होती है वो टेस्ट जो लेती है उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, मे बी पैटर्न सेम रहे या मे बी पैटर्न चेंज होता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अब ये मसला होता है कि कोई ऐसी बात आपको बताते हैं तो आपके रोज मैसेजेस आते हैं कि आज क्या हुआ वो क्या हुआ, तो बेटा जब ये चीज होगी ना तो ऐसा नहीं है कि छुप छुप के कोई चीज नहीं होगी, ये दुनिया सुनेगी तो आप भी सुन लोगे, और ऐसी कोई भी चीज होगी तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे, ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे। इसलिए फिर बार बार वही चीज पूछना कि आज इजलास था क्या हुआ, अब्दुल कादिर पटेल ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, हम क्या करें, फॉर्म फिल करें नहीं करें, फिल कर ले भाई, पीएमसी का फॉर्म में फिल कर ले। आपको किसने कहा है फॉर्म फिल नहीं करे? लास्ट ईयर एक ऐसा किस्सा हुआ था, लास्ट ईयर से भी आगे वाली साल में, पहले वाली साल में ये किस्सा हुआ कि मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि थीवी पिक्चर्स, तो ये मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो फेसबुक वाले वांदे लोग होते हैं इनका कोई काम नहीं होता, ये खामखा के ग्रुप बना के आपको जो है वो रास्ते से भटका रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि पीएमसी की डेट चल रही थी, उन्होंने आके तमाशा खड़ा किया कि कोर्ट में है, बस कोर्ट ये कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बस पीएमसी गई और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ही फिल नहीं किए। ठीक है, इस आसरे पे गए तो पीएमसी गई, फॉर्म क्यों फिल करें, क्यों फीस दें? फिर कोई बच्चे फिर कोर्ट में गए, फिर कोर्ट ने पीएमसी को कहा कि 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन खोले ताकि वो बच्चे करें। तो ये रोज रोज नहीं होगा कि रोज आपको कोर्ट खुलवा के देगी कि जो है वो आप पीएमसी को कहेगी कि आप अपना पोर्टल खोलेंगे, शहजादे जो है उनका फॉर्म रह गए, तो ऐसे नहीं होता। आप फॉर्म फिल कर ले, फी ले ले, दे दे, प्रोसेस आप कर ले, फिर आगे जो भी होगा सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। तो इसलिए, और पीएमसी भी अंडर प्रेशर लग रही है कि उन्होंने जो रात पोस्ट दी है कि 1 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए, ये प्रेशर की निशानी है। इनको भी लग रहा है कि इनका वजूद खतरे में है, नहीं तो ऐसी पोस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं और हमारे इतने फॉर्म है, इसकी ये इंडिकेशन है कि पीएमसी अंडर प्रेशर है और कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये इन चीजों की इंडिकेशंस होती है कि जब चीखें निकलती है ना तो पता लगता है कि जो है पीएमसी खतरे में है। तभी पीएमसी ने इतना जल्दी के अंदर फॉर्म दिए और जैसे तैसे करके, किसी बोर्ड का नेम नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं है, तो ये जल्दबाजियां और ये ऐसी पोस्टें जाहिर करती है कि कुछ होने जा रहा है। ठीक है, अब बेटा ये पिक्चर्स मैंने लगा दी इसके अंदर, तो इसको बेटा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो है वो थ्योरेटिकल चीजें हैं बेटा, तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा, कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, हमने 2 रिएक्शंस पढ़े हैं, एक रिएक्शन हमने फिशन पढ़ा है और दूसरा हमने फ्यूजन पढ़ा है। फिशन रिएक्शन जो होता है बेटा
उसके अंदर हेवी न्यूक्लियस टूट के एक लाइट न्यूक्लियाई बनाता है। और फिशन रिएक्शन कंट्रोल भी होता है, अनकंट्रोल्ड भी होता है। कंट्रोल्ड का मकसद है उस रिएक्शन को कंट्रोल करके आप अपने मकासद से हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें उसको डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ कंट्रोलेबल होती है ना, उसको कंट्रोल करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, कल मैं पढ़ रहा था कहीं पे जो साइंस मैगजीन के अंदर कि जो है वो बहुत ही करीब पहुंच गए साइंटिस्ट फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने में, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन स्टिल अनकंट्रोल्ड है और फ्यूजन रिएक्शन डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बम बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो बनता है वो फ्यूजन रिएक्शन से बनता है। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये लेबोरेटरी के अंदर करना थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए आज तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन अगर ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है तो इसमें इतनी एनर्जी बनती है कि हमारे ये जो पेट्रोल डीजल के मसले हैं या इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला ये खत्म हो सकता है। तो मैंने कल कहीं पे पढ़ा था कि जो है वो ऐसा जो है वो रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुल होने के करीब साइंटिस्ट पहुंच गए, जिसके अंदर हो सकता है कि वो फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर ले। बहरहाल अभी तक जो हमारे पास कंट्रोल्ड रिएक्शन है वो फिशन है, और फिशन रिएक्शन को आप डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर जो रिएक्शन किया जाता है वो फिशन होता है, और उस लेबोरेटरी को न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। जहाँ पे ये फिशन रिएक्शन किया जाता है, उस फिशन रिएक्शन करने वाली जो लेबोरेटरी होती है जहाँ पे ये किया जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कराची के अंदर है, चश्मा पे 2-3 जो है वो रिएक्टर्स हैं। उनके अंदर क्या किया जाता है कि ये फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। फिशन रिएक्शन करवा के उससे हीट पैदा की जाती है, और हीट जो होती है उससे बिजली बनाई जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का मकसद क्या होता है? वो लेबोरेटरी, वो चीज़, वो ऐसी जगह जहाँ पे ये रिएक्शन करवाया जाता है, फिशन करवाया जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जाहिर सी बात है हर मुल्क के पास, जो चंद ही मुल्कों के पास है, तो वो जो होते हैं उनकी डिज़ाइन अलग होती है, उनकी हर एक की अपनी एक सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें सेम होती है। जैसे स्कूल होता है, किसी की बिल्डिंग कैसी होती है, किसी की बिल्डिंग कैसी होती है, लेकिन स्कूल की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब स्कूल्स में कॉमन होती है। क्लासरूम होता है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सिलेबस होता है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो सब स्कूल्स के अंदर कॉमन है, चाहे बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा स्कूल हो। बिल्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन उसके अंदर बुनियादी चीज़ें जो होती है वो सेम होती है। तो इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुनियादी होती है। जैसे इंजन होता है, इंजन बहुत सारे किस्म के होते हैं, कोई किस कंपनी का इंजन होता है, कोई किस कंपनी का, किसी का इंजन कैसा होता है, किसी की एफिशिएंसी कौन सी होती है, लेकिन उसके अंदर हमेशा फ्यूल पड़ता है, उसके अंदर हमेशा गियर सिस्टम होता है, उसके अंदर हमेशा ऑयल डलता है, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर इंजन के अंदर कॉमन होती है, डिज़ाइन कोई भी हो सकती है। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसकी डिज़ाइन कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है बेटा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो होता है, ये जो होता है, इसके अंदर बेटा पहली बात ये होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है बेटा। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है ये होता है, और ये आम हमारे पास जो कोल वाला सिस्टम होता है, इससे जो है वो 10⁹ टाइम्स ज़्यादा जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आम तरह से जब हम कोल को जलाते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बनती है, ठीक है, कि कन्वेंशनल जो कोल फर्नेस होता है कंबाइन विद
ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आम तरह से जो इस तरह से प्रोसेस होता है उसके अंदर जो हीट पैदा होती है, ठीक है, हीट जो पैदा होती है उसके मुकाबले में एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कितनी हीट पैदा होती है, 10 पावर 9 टाइम्स ज्यादा होती है बेटा। अब आ जाते हैं इसके अंदर ये कहा गया है, इस पैरा के अंदर कहा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डिजाइन अलग हो सकती है लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती है। पहला होता है न्यूक्लियर फ्यूल बेटा। जाहिर सी बात है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहां पे किसी चीज का फ्यूल रिएक्शन करवाया जाएगा। जैसे इंजन होता है उसके अंदर आप डीजल पेट्रोल डालोगे तो रिएक्शन होगा तो हीट पैदा होगी, बर्न होगा तो हीट पैदा होगी। इसी तरह से जब हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन रिएक्शन करवाते हैं तो जाहिर है उसके अंदर कोई ऐसा फ्यूल डालेंगे तो वो फिशन रिएक्शन करेगा। और फ्यूल जो होता है वो हमारे पास होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जो होते हैं ये फ्यूल होते हैं। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 ये जो होते हैं ये दोनों फ्यूल कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है वो यूरेनियम करता है, ठीक है, बाकी नहीं करते, यूरेनियम करता है। इसलिए यूरेनियम को इस्तेमाल करके हम अगर फिशन रिएक्शन करते हैं तो यूरेनियम 235 को या 238 को हम इस तरह से जो है वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल का मकसद है वो चीज जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कुदरती तौर पे जो बेटा यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 जो होता है ना वो सिर्फ इतना मिलता है, बहुत ही थोड़ा मिलता है, 0.715% मिलता है। जबकि दूसरा जो हमें मिलता है ना बेटा ये हमें मिलता है यूरेनियम जो है वो 238 बेटा। मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, आपके बुक में ये गलत लिखा हुआ है बेटा। ये जो दूसरा आपको मिलता है ना बेटा ये आपको मिलता है यूरेनियम बेटा 238 बेटा। जो ज्यादा आपको मिलता है ना वो यूरेनियम 238 मिलता है। कुदरती तौर पे जितना भी यूरेनियम हमें मिलता है उसमें यूरेनियम 235 जो होता है वो सिर्फ 0.71% होता है, जबकि जो बाकी होता है वो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 और उसके साथ बाकी होते हैं। अब मसला क्या है, मसला ये है कि यूरेनियम 235 फिशन रिएक्शन करता है और वो कुदरती तौर पे बहुत ही कम मिलता है हमें, ठीक है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूल। अब इसके बाद होते हैं मॉडरेटर, ठीक है बेटा। मॉडरेटर क्या होता है, देखिए बेटा मैंने जब आपको फिशन रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस टूटता है उससे 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो 2 से 3 न्यूट्रॉन आगे 2 से 3 एटम्स को तोड़ते हैं और इस तरह से ये चेन रिएक्शन बन जाता है। अब ये चेन रिएक्शन अगर आजाद छोड़ दिया जाएगा तो थोड़ी देर के अंदर न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे, एटम टूटते जाएंगे, थोड़ी टाइम के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई टूट जाएगी और बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी उससे निकलेगी जो एटम बम बनता है। लेकिन जब हमने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो इस रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल करना है, या अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है हम उसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कैसे करें। तो जाहिर सी बात है इस फिशन के अंदर न्यूट्रॉन जो बनते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हमने इस रिएक्शन को बंद करना है तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। तो जब हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेंगे तो वो हमारा जो रिएक्शन होगा ना वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कौन करवाते हैं, न्यूट्रॉन। हम एक न्यूट्रॉन देते हैं उससे वो रिएक्शन कंटिन्यू होता है, फर्दर उसमें से खुद ब खुद न्यूट्रॉन निकलते हैं, रिएक्शन कंटिन्यू करता है। तो रिएक्शन को बंद करने के लिए हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि जब हमें ये रिएक्शन बंद करना हो तो हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें और न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करें, रिएक्शन को बंद कर दें।
तो बेटा न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस रूम के अंदर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है और इसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद है, वो तोड़ रहे हैं उनको, एटम्स को। अब अगर हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, इस रूम के अंदर कोई ऐसी चीज डाल देंगे जिससे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे, न्यूट्रॉन उनको एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब न्यूट्रॉन स्लो या एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्शन खुद ब खुद बंद। जैसे आग है, कहीं पे भड़की हुई है, फायर ब्रिगेड आती है, पानी डालती है, आग बुझ जाती है। मीन्स पानी एक ऐसी चीज होता है जो आग को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए इसी तरह से मॉडरेटर जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करके रिएक्शन को बंद कर देता है। बेटा मॉडरेटर का काम होता है रिएक्शन को बंद करना। इन द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस एट लीस्ट वन और मोर बेटा, तो क्या होता है, ये मॉडरेटर्स कहलाते हैं बेटा। बेटा इसके अंदर न्यूक्लियर फिशन के अंदर क्या पैदा होता है बेटा, न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं बेटा, इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको मॉडरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, इन द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस एट लीस्ट वन और मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड पर फिशन। To reduce the energy of neutrons, some suitable materials are required, which are known as moderators. The good moderating materials possess usually low mass number beta and large slowing down power beta. जो मॉडरेटर होता है ना बेटा, उसका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। अब ये जो मॉडरेटर होना चाहिए इसका लो मास नंबर होना चाहिए। लो मास नंबर क्यों होना चाहिए, इसलिए बेटा कि अगर उसका हाई मास नंबर होगा ना तो वो हेवी होगा, और हेवी पहले से ऊपर से वो एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, खुद का बढ़ जाएगा। जब उसका खुद का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाएगा, खुद रेडियो एक्टिव बन जाएगा, ये और मसला खराब करेगा। इसलिए मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। इसलिए मॉडरेटर को क्या करना होता है, ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका अपना मास नंबर कम होना चाहिए, ताकि जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी कर ले तो खुद रेडियो एक्टिव ना बने, और उसका स्लोइंग डाउन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है। ठीक है, द ऑर्डिनरी वाटर इज एन अट्रैक्टिव मॉडरेटर। ये आम पानी मॉडरेटर का काम करता है। मटेरियल बिकॉज ऑफ इजी सप्लाइड लो कास्ट, ये सबसे बेहतर है क्योंकि आम पानी सस्ता भी है, इजीली भी मिल जाता है। ठीक है, heavy water is supposed to be best suited material for neutron moderation in spite of its greater cost as compared to the light water. heavy water जो थोड़ा महंगा होता है तो उसके अंदर ये सबसे बेहतर मॉडरेटर है। अदर मॉडरेटर्स which may be used in a reactor are graphite, beryllium and its oxide and certain organic compounds. इसके बाद होता है बेटा कूलेंट। कूलेंट का मकसद है ठंडा करने वाली चीज। इंजन होता है, हीट पैदा होती है, गर्म होता है, उसको कूल करने के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा कूलेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है ठंडा करना। इसलिए बेटा ये जो रिएक्टर होता है, सपोज करें ये एक रिएक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे यूरेनियम है और ये रिएक्शन हो रहा है। बेटा इस रिएक्शन के अंदर हीट पैदा होती है और इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि रिएक्टर की दीवारों को फटने का खतरा होता है। तो क्या किया जाता है, दीवारों को मोटी की जाती है और उन दीवारों के दरमियान इस तरह से कूलेंट रखा जाता है। जैसे
डीजल इंजन होता है ना, उसमें पानी डालते हैं, कहते हैं इंजन के अंदर पानी डालें। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके अंदर सिस्टम बना होता है। जब हम पानी डालते हैं ना, वो इंजन के अंदर नालियां लगी होती है, उनमें से इंजन में घूमता रहता है। डीजल उसको गर्म करता है, वो हीट को क्या कर देता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो इसी तरह से कूलेंट का मकसद होता है ठंडा करना। A huge amount of heat is generated in the reactor core as a result of the fission taking place in the nuclear fuel. To remove this large quantity of heat, materials are required, which are called coolants. These materials are usually circulated through the core in order to absorb heat and transfer it to the outside core. The properties of a good coolant are, बेटा इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इट शुड हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन न्यूट्रॉन्स। बेटा कूलेंट का काम होता है चीजों को ठंडा करना, न्यूट्रॉन के साथ उसका काम नहीं, उसका काम है जो है वो मॉडरेटर का। हर किसी को अपना काम करना है, ठीक है। अगर ये कूलेंट मॉडरेटर का काम करेगा, मॉडरेटर कूलेंट का काम करेगा तो गड़बड़ होगी। इसका काम न्यूट्रॉन के साथ नहीं, इसका जस्ट ठंडा करना है चीजों का, इसलिए इसका न्यूट्रॉन के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। It should not absorb nor moderate the neutrons. It should not induce any chemical effect with other materials in contact with them. क्योंकि इसके अंदर हीट पैदा होती है। आपने कूलेंट ऐसा इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि जब उसको हीट मिले तो वो कोई और रिएक्शन कर दे, क्योंकि आपको पता है हीट देने से मुख्तलिफ केमिकल्स के रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। The coolant should not break up under the effect of radiation. बेटा जब उसके अंदर जाहिर सी बात है ये जो कूलेंट होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, बहुत हाई रेडिएशन इसमें से गुजरेगी। तो ऐसा ना हो कि कूलेंट में जब रेडिएशन निकले वो खुद ब्रेक हो जाए, वो खुद टूट जाए, उसके अंदर तोड़ फोड़ हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। The coolant material should be capable of acquiring long-lived radioactivity during its circulation through the reactor. Means इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो रेडिएशन को बर्दाश्त कर सके, रेडिएशन के अंदर जिंदा रह सके। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कम होना, ऐसा नहीं कि ये हीट आने से वो वेपर में कन्वर्ट हो और वेपर का प्रेशर इतना बढ़े कि दीवारें उसके प्रेशर से टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। द मटेरियल शुड बी एबल टू रिमूव लार्ज हीट क्वांटिटी, क्योंकि इसका काम होता है हीट को जो है वो निकालना, इसलिए इसकी जो है वो हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए बेटा। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इसकी हीट कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए बेटा इसकी। ठीक है, ये होता है इसकी हीट कैपेसिटी बेटा ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्वांटिटीज ऑफ हीट फॉर अ स्मॉल इनपुट ऑफ पंपिंग पावर। इन फैक्ट नो सिंगल कूलेंट possess ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है सब इतनी प्रॉपर्टीज एक चीज में होगी नहीं। एंड द चॉइस ऑफ अ कूलेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टर। द मटेरियल और रिएक्टर के टाइप भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, कोई कम पैदा करते हैं, तो उसी हिसाब से कूलेंट इस्तेमाल करेंगे जिस तरह का रिएक्टर होगा। The materials commonly used as coolants are light water, आम पानी होता है, heavy water होता है, liquid metals होते हैं such as sodium, potassium alloy होता है, और mercury। Certain organic liquids and gases are also used as coolants। कंट्रोल मटेरियल होता है बेटा। देखिए कंट्रोल मटेरियल और मॉडरेटर का काम एक ही होता है। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन के साथ और कंट्रोल मटेरियल का न्यूट्रॉन के साथ होता है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग होता है। मॉडरेटर का काम होता है कि रिएक्शन को शट डाउन करना, कि न्यूट्रॉन्स को इतना कमजोर कर देना कि रिएक्शन बंद हो जाए। कंट्रोल मटेरियल का काम होता है कि न्यूट्रॉन को एक लिमिट के अंदर रखना, कि रिएक्शन चल रहा है वो जितना हमें रिएक्शन चलाना है उसी रेट से रिएक्शन चल रहा है। कंट्रोल मटेरियल अगर हम चाहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 2 एटम टूटे, कंट्रोल मटेरियल क्या करेगा, सिर्फ 2 न्यूट्रॉन को छोड़ेगा, बाकी सब न्यूट्रॉन को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हर सेकंड के अंदर 2-2 इस तरह से टूटते जाएंगे, बाकियों को वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो कंट्रोल मटेरियल क्या करता है,
रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो रिएक्शन होने देता है, बंद नहीं करता, लेकिन वो उसको कंट्रोल करता है और वो हमेशा दीवारों के ऊपर लगा होता है। मॉडरेटर हमेशा नहीं होता, मॉडरेटर तब लाया जाता है जब रिएक्शन को बंद किया जाता है, जबकि कंट्रोल मटेरियल क्या किया जाता है, हमेशा मौजूद होता है। ठीक है, in order to control the nuclear fission in a reaction, suitable neutron absorbing materials are required to be placed in the core region. The control material should be such that it does not become radioactive by the neutron capture. जाहिर सी बात है ये भी रेडियोएक्टिव ना हो। कैडमियम has been found to be good control material because of its low melting point. Cadmium can be used as a control material low temperature. जो लो टेम्परेचर वाले रिएक्टर होते हैं ना, उसके अंदर कैडमियम को इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है। फॉर हायर टेम्परेचर्स इन एलॉय ऑफ सिल्वर विद 15% इंडियम एंड 5% कैडमियम इज मोर सुटेबल बिकॉज ऑफ इट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट. बोरान इज आल्सो very good control material due to its very high melting point and large neutron absorbing capacity. Sometimes boron is mixed with a stainless steel, aluminum or carbon is successfully used as control material for some reactors. बेटा ठीक है, इसके बाद आते हैं शील्डिंग पे बेटा। अब शील्डिंग किसको कहा जाता है बेटा? शील्डिंग का मकसद है ऐसी चीज जो प्रोटेक्ट करे। जब ये रिएक्टर होता है इसके अंदर दो चीजें इंतहाई खतरनाक पैदा होती है, एक रेडिएशन पैदा होती है और एक इसमें हीट पैदा होती है। तो बेटा वहां पे काम करने वाले इंसानों को या सराउंडिंग को हीट से और रेडिएशन से बचाने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो होते हैं शील्ड। शील्डिंग की दो किस्में होती है बेटा, एक रेडिएशन से बचने के लिए, और रेडिएशन से बचने के लिए रिएक्टर के बाहर 6 से 8 फीट चौड़ी जो होती है वो कंक्रीट की दीवार दी जाती है। कंक्रीट मींस रेती बजरी को मिला के जो नहीं कंक्रीट बनाते हैं उसकी दीवार दी जाती है, और ये 6 से 8 फीट इतनी चौड़ी दीवार होती है। और आपको पता है ये जो कंक्रीट की दीवार होती है इतनी स्ट्रांग होती है, रेडिएशन तो क्या, अगर एटम बॉम्ब भी इसके ऊपर फाड़ दिया जाए ना तो इसको कुछ नहीं होना। इतनी कंक्रीट की जो बंकर्स बनते हैं एटॉमिक बॉम्ब प्रूफ, उस बंकर के ऊपर अगर एटम बॉम्ब भी फाड़ दिया जाए ना तो अंदर वालों को कुछ नहीं होगा। तो ये कंक्रीट की दीवार 6 से 8 फीट थिक दी जाती है जो रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देती। और दूसरी थी थर्मल शील्डिंग, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल शील्डिंग, क्योंकि इसका पर्पस जो होता है ना वो जिंदा चीजों को रेडिएशन से बचाना होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल शील्डिंग कंक्रीट की दीवार को कहते हैं। जबकि उस रिएक्टर के अंदर हीट जो होती है ना उसको बाहर जाने से रोकने के लिए स्टील की दीवार दी जाती है, और स्टील की जो दीवार दी जाती है ना उसको हम कहते हैं थर्मल शील्डिंग। और वो स्टील की जो दीवार होती है ना फ्यू सेंटीमीटर जो थिक, वो हीट को बाहर जाने नहीं देती बेटा। So with the exception of reactors operating at very low powers, all reactors are sources of intense neutron and gamma ray radiations. These radiations are hazardous in the vicinity of the reactor. Hence, proper shielding material is always required to protect the persons working in the reactor area. A shielding material used for such a protection is called the biological shielding because its purpose is to protect health. ठीक है, बायोलॉजिकल को होता है इस तरह से इसको हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है। जनरली अ लेयर ऑफ कंक्रीट अबाउट 6 to 8 फीट थिकनेस है। कंक्रीट की जो है वो दीवार दी जाती है, 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है बेटा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा। ये हमारे पास है बायोलॉजिकल शील्डिंग बेटा। 6 से 8 फीट दीवार होती है, थिकनेस हैज बीन फाउंड टू एब्जॉर्ब बोथ न्यूट्रॉन्स एंड गामा रेज एंड एक्ट्स एज अ गुड बायोलॉजिकल शील्ड फॉर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर्स। अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन नोन एज थर्मल शील्ड रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस्ड इन द इमीडिएट नेबरहुड। मींस हीट को जो है वो निकालने के लिए जो शील्डिंग दी जाती है उसको थर्मल शील्डिंग दी जाती है। थर्मल शील्डिंग जो होती है a few centimeter of iron or steel very close to the core of reactor provides the required thermal shield. means जो रिएक्टर होता है उसके बाहर जो है वो इसकी स्टील की आयरन की एक पतली सी दीवार दी जाती है। अब ये हमारे पास है ब्रीडर रिएक्टर बेटा। अब ये आखिरी टॉपिक है हमारा बेटा, जस्ट इसकी 2-3 बाकी है।
तो बेटा ये ब्रीडर रिएक्टर किसको कहा जाता है? छवि भेजे पिक्चर वीडियो। तो देखिए ये इन द थर्मल इन द नेचुरल ऑकरेंस, बेटा देखिए हमने पढ़ा है ना कि न्यूक्लियर फ्यूल होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो होता है ना वो कुदरती तौर पे बहुत ही थोड़ा मिलता है। अब अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, तो 235 तो है ही नहीं, थोड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं कि टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन मसला क्या है 238 रिएक्शन नहीं करता, फिशन रिएक्शन नहीं करता। अब जो मिलता है वो फिशन रिएक्शन नहीं करता, जो फिशन रिएक्शन करता है बहुत ही थोड़ा मिलता है। अब क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? यूरेनियम 239 जो होता है ना वो रिएक्शन करता है, तो क्या किया जाता है कि 238 को कन्वर्ट किया जाता है 239 में, और 239 में कन्वर्ट करने के बाद उसका फिशन रिएक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है 238 जो अनयूजेबल होता है, जो बहुत ज्यादा तो होता है लेकिन वो यूजेबल नहीं होता, उसको यूजेबल बनाया जाता है। और यूजेबल जो बनाया जाता है ना, इस प्रोसेस को ब्रीडिंग कहा जाता है, जिसके ब्रीडिंग के अंदर हम 238 को कन्वर्ट और 239 को रिएक्शन करवाते हैं, तो इसलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। ब्रीडर रिएक्टर का मकसद है वो रिएक्टर जिस रिएक्टर के अंदर हम जो अनयूजेबल जो होता है ना, अनयूजेबल 238 को कन्वर्ट करते हैं 239 के अंदर। इन द नेचुरल ऑकरेंस ऑफ द यूरेनियम द आइसोटोप 235, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आपके बुक के अंदर गलत है बेटा, 235 है, ये करेक्शन है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ये 235 है, ये होता है बेटा यूरेनियम 235 है बेटा, makes up only 0.72%, कुदरती तौर पे ये सिर्फ हमें इतना, वेयर इज द रेस्ट 99.28% इज द अदर आइसोटोप 238, जो ज्यादा मिलता है वो 238, और 238 रिएक्शन नहीं करता। द लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप 35 जो कम मिलता है is used as the fuel for conventional reactor, बेटा एक कन्वेंशनल रिएक्टर होता है, एक ब्रीडर रिएक्टर होता है बेटा। कन्वेंशनल रिएक्टर 235 को इस्तेमाल करते हैं, जो कन्वेंशनल पुराना आम जो कॉमन रिएक्टर होता है। If somehow we could make the use of 238, अगर हम 238 को यूज करें तो हमें कौन सा होगा, ब्रीडर रिएक्टर चाहिए। एज ए फ्यूल, as a nuclear reactor, we could be better off increasing the lifespan of the existing uranium fuel supplies of the world deposit of uranium ore. Due to this reason, our interest in the breeder type of reactors has increased significantly. कि breeder type reaction के अंदर हमारी इंटरेस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 238 जो ज्यादा मिलता है, जो अनयूजेबल होता है उसको यूजेबल बना लेते हैं। The far more available isotope uranium 238 has been found more likely to undergo the following reaction. uranium 238 लेते हैं, न्यूट्रॉन देते हैं, नेप्टोनियम में होता है, नेप्टोनियम जो बीटा नेगेटिव एमिट करने के बाद प्लूटोनियम 239 के अंदर जाता है, और ये प्लूटोनियम Pu239 जो होता है रिएक्शन कर देता है। In this nuclear reaction, Pu239 is an alpha emitter with a half life of 2.4 or 4 years. इसकी half life भी बहुत ज्यादा है, मींस ज्यादा देर तक रख सकते हैं आप इसको। It is responsive to undergo fission by slow neutron. ये slow neutron से भी fission reaction कर जाता है। In a breeder reactor, some of the neutron from the fission of 235 are used to transmit 23 into 239. क्या किया जाता है, 235 का रिएक्शन करवाया जाता है, न्यूट्रॉन लिए जाते हैं, न्यूट्रॉन 238 को दिए जाते हैं, 238 कन्वर्ट हो जाता है 239 में, और 239 को फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। ये कहने में इतना आसान होता है, करने में इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आर यूज्ड टू ट्रांसमिट 238 into 239 as indicated in the above reaction. 238 को न्यूट्रॉन दिया जाता है, 239 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। We see that the breeder reactor does not create material capable of undergoing fission, but it simply converts the unusable most abundant isotope 238 into the fissionable isotope 239. ये कोई नई चीज नहीं बनाता, ये just unusable 238 को 239 में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब आखिरी चीज है बेटा, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब जाके टेस्ट की तैयारी करें।
अब देखिए बेटा, ये इसका रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ लाइफ ऑफ 2.44 10 पावर 4 ईयर। बेटा यहाँ पे खाली 2.4 लिखा है, वहां पे 2.44 लिखा हुआ। द आइसोटोप 239 इज आल्सो रेडियोएक्टिव एट गेट डिके इनटू 235। बेटा इसका एक और फायदा भी है, अगर 239 को आप रखोगे ना तो वो अल्फा के बाद 235 बन जाएगा। अल्फा 4 235 भी आपके काम का है, या तो आप उसका फिशन रिएक्शन करवा के काम में लाए, या तो उसको रख दे, फिर भी काम का है, 235 बना देगा। विद द emission of alpha particle, but due to its long half-life, large quantities of 239 can be collected and used for power reactors, where it fissions under neutron bombardment with the release of huge amount of energy through the following reaction. Pu239 होता है, उसको न्यूट्रॉन दिया जाता है और इसमें XY फ्रेगमेंट्स बनती है, 2 न्यूट्रॉन बनते हैं और 200 MeV एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी मिलती है। Where X and Y are fission products consisting of variety of isotope near the middle of the periodic table. इसमें जो XY फ्रेगमेंट्स बनती है, जैसे यूरेनियम 235 के अंदर क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, इसके अंदर XY बनती है जो मिडिल रीजन के अंदर होती है। बेटा middle of the periodic table, the term breeder is used to signify that starting with a non-fissile abundant isotope 238, we are able to breed a fissile nucleus 239, which can be used in a reactor to produce almost the same amount of energy as is available from the fission reaction of 235. There are however still some problems of technical nature with operating a breeder reactor, which may be resolved in the due course of time. Another serious problem is that Pu239 is highly toxic and is a very potent material for producing fission bombs. मसला ये होता है कि टेक्निकली ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता रिएक्शन करना। दूसरी बात ये कि ये इससे बम बनने का खतरा होता है। अगर 238 को जो मुल्क कन्वर्ट कर देता है ना 239 में, खतरा होता है एटम बम बना लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर LM जो है वो APR मोर फिशनेबल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड देन कंज्यूम। बेटा देखिए इसमें एक Pu टूटता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन बनते हैं, ये 2 न्यूट्रॉन फर्दर 238 को कन्वर्ट कर देंगे 239 में, मींस टूटा एक, 2 न्यूट्रॉन बने, 2 न्यूट्रॉन ने 238 को कन्वर्ट कर दिया 239 में, टूटा एक, कंज्यूम एक हुआ, बने 239 के 2। वही चीज कही गई है ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, more fissionable material is produced and consumed by the capture of the fast neutron from the fertile material. In such reactors, the energy of the neutron should not be. ऐसे रिएक्टर के अंदर आपको न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें न्यूट्रॉन काम में आते हैं, 238 को कन्वर्ट करते हैं 239 में। Of neutron should not be lowered to decrease, otherwise the neutrons will be absorbed as slow neutron is a structured material. Thus, use of the lighter elements should be avoided in these reactors. Water used as a coolant in the thermal reactor is not a suitable coolant in APR, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन को स्लो नहीं करना। Because of its high slowing power, in fast breeder reactors, sodium is widely used as coolant, and reactors so designed are called liquid metal फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। स्कीमेटिक डायग्राम में आपका काम नहीं है, ठीक है। इसके लास्ट पेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आखिरी पेज पे लास्ट में 2-3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मेरे पास उसकी फिगर नहीं है बेटा, आप देख लीजिएगा, उनको साथ में रखिएगा। चैप्टर आपका कंप्लीट है बेटा, इंशाल्लाह जो है वो परसों करेंगे 20 चैप्टर, ठीक है। इससे पहले आपका इंटरेस्ट